ये हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन पढ़ लिया, जिसमें हमने आपको सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसियों के बारे में बताया। आप लोगों ने भी बड़े अच्छे से पढ़ा। 3 या 4 वीडियो इसकी हैं, तो आप लोग देख लेना बहुत अच्छे से। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, एक चीज़ होती है कि हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं और दूसरी चीज़ होती है हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इनमें से क्या जरूरी है? तो मैं आपसे कहूँगा दोनों ही चीज़ें जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि थ्योरी जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी और जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको बताएंगे कि इस थ्योरी में से परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो हम लोग प्रश्न करेंगे और इसकी एक श्रृंखला जो 15 क्वेश्चंस की थी वो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना। आज हम दूसरी श्रृंखला करेंगे, इसका पार्ट 2 है जो आगे से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। और आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये एक भी प्रश्न इसमें ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए और बहुत अच्छी अच्छी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे आप यही प्रश्न को देख लीजिए तो उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग करते हैं। ये प्रश्न है, कलकत्ता किसने बसाया? देखिए, जैसा कि आपको हमने बताया था कि एक जॉब चारनॉक नामक व्यक्ति था जिसने क्या किया, सुतानाटी, कालीकाता और गोविंदपुर, इन तीनों गांवों को मिलाकर एक नगर बनाया था जिस नगर को कलकत्ता नाम दिया गया। आगे चल के आपने देखा कि यहां अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम्स की भी स्थापना की। तो यहां पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? जॉब 4-9, आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किस कंपनी के लोगों ने लगाई थी या आरंभ की थी? देखिए, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि डच जब भारत आए तो उन्होंने केवल मसालों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया, मसाले के अतिरिक्त उन्होंने कपड़े पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। इसके अतिरिक्त रेशम, सोरा, इन चीजों पर भी उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया और इसी संदर्भ में उन्होंने क्या किया, भारत के साथ अपने व्यापार में संयुक्त पूंजी लगाई थी। तो ये चीज आप याद रखना, जब भी कभी संयुक्त पूंजी करके कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर होगा डच। और बेटा देखो, इसे हल्के में मत लेना। ये देखिए, आईएएस क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? आपने देखा कि भारत में कई यूरोपीय कंपनियां आई, जैसे पुर्तगाली आए, हम लोगों ने एक ट्रिक भी देखी थी, PDBF। पी से हो गया पुर्तगाली, डी से हो गया डच, बी से हो गया ब्रिटिश और एफ से हो गया फ्रेंच। ये प्रमुख कंपनियां थे, इनके बीच में एक डेनिश भी आई। तो इन प्रमुख कंपनियों में आपको पता है कि ब्रिटिश जो थे वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरे, ब्रिटिश जो थे वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरे। तो यहां पर प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ऐसा क्या था कि सभी कंपनियों को ध्वस्त करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वोच्च बन गई? तो हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। बेटा बिल्कुल सही बात है कि जिस समय यूरोपियन कंपनी भारत में प्रवेश की उस समय भारत में राष्ट्रीय भावना की बहुत कमी थी। लोगों को अपने अपने से मतलब था, लोग अपने अपने को देखते थे, किसी को ये नहीं पड़ी थी कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ना। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो यूरोपियन कंपनियां थी उनमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण मिला हुआ था, उसके पास हथियार भी बहुत उन्नत किस्म के थे। ठीक है ना। भारत के सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन देता था अपनी सेवा में लगा सकता था। ये बात बिल्कुल सही थी। उस समय भारत के लोग या भारत के सैनिकों को पैसे की
बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं लालच था, तो जो भी कोई उन्हें अच्छा वेतन देता था वो लोग उसकी सेवा में लग जाते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि ब्रिटिश आर्मी में या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे ज़्यादा जो सैनिकों की संख्या थी वो भारतीय सैनिकों की ही संख्या थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि हमारे भारतीयों पर ही जो गोली चलवाई जनरल डायर ने वो भारतीय सैनिकों द्वारा ही चलवा दी। मतलब हमारे भारतीय सैनिक अपने भाइयों पर भी गोली चलाने में नहीं चूकते थे। तो इसका ये भी सही रीजन है। चौथा है उपरोक्त तीनों, यानी कि हमें पता है ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस तरीके का कोई भी प्रश्न जब भी पूछा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी हैं, तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई वो सरकारी कंपनी नहीं थी, बल्कि वहां की क्यून ने एक कंपनी को 15 वर्षों का टेंडर दिया था कि आप 15 वर्षों के लिए भारत जाइए और व्यापार कीजिए। आगे चल के आपने देखा कि क्यून की मृत्यु हो गई और उसका जो उत्तराधिकारी था वो वहां का शासक हुआ, और उस शासक ने क्या किया, फिर इसके समय को बढ़ा दिया। ठीक है ना? उस समय जो लीवेंट कंपनी थी, इसे आप याद कर लेंगे, कभी भूलना नहीं है, जो लीवेंट कंपनी थी उसी को ये टेंडर दिया गया। समझ गए मेरी बात को? तो आप याद रखेंगे, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लीवेंट कंपनी को पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस आरआई के लिए ये पूछा गया है 2014। आरआई मतलब एक एग्जाम होता था कानून गो, रिवेन्यू इंस्पेक्टर बोलते हैं इसे, जो कानून गो होता है, उसके लिए एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, है ना? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि ये यूपीपीसीएस प्री 2012 में भी पूछा गया है, लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 में भी पूछा गया है, यानी एक से अधिक एग्जाम में पूछा गया है। हमें पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, और 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना कहां हुई? लंदन में हुई। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ ने क्या हुआ, इसको अनुमति प्रदान की थी। और 1600 में आपको पता है भारत का शासक जो था वो कौन था? अकबर था। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं एक भी क्वेश्चन आपकी थ्योरी से बाहर नहीं आ रहा है। आप अच्छे से अगर थ्योरी पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन बेटा बाहर नहीं आएगा। और मैं आपको यकीन बता रहा हूं कि जब भी कोई पेपर आता है लगभग 40% क्वेश्चन रिपीटेड होता है। आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर जाइए, एक एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आप परीक्षा जब देंगे और मान लीजिए यूरोपीय कंपनियों के आगमन में से 2 क्वेश्चन आए आपके पेपर में, है ना, तो आप मुझे पूरा यकीन है कि उन 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपकी थ्योरी में कहीं ना कहीं फंसेगा और एक क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से फंस जाएगा। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। देखिए आईएएस में 2 बार पूछ लिया गया। बहुत कम ऐसा होता है कि जब आईएएस में क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन ये क्वेश्चन आईएएस में लगातार 2 बार पूछा, एक 2008 में और एक 2009 में। ऐसा बहुत कम होता है कि यूपीएससी में रिपीट हो। पीसीएस में तो रिपीट हो जाता है पेपर, है ना, पीसीएस में तो बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डिट्टो सेम आ जाते हैं कभी कभार तो, लेकिन आईएएस में बहुत कम उम्मीद होती है रिपीट होने की। लेकिन ये क्वेश्चन आईएएस में 2 बार पूछा गया। और देखिए किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? बेटा देखो, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो क्वेश्चन ये कह रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हुई तब भारत में बादशाह कौन था। यानी कि ये कह रहा है कि लंदन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई तब भारत में शासक कौन था। लेकिन ये अब वर्तमान वाला प्रश्न ये पूछ रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई और भारत में उसने अपना कारखाना बनाया, उस समय बादशाह कौन था? तो आपको पता है 1605 के आसपास अकबर की मृत्यु हो गई थी, और अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था जहांगीर गद्दी पर बैठा था, और जहांगीर के समय में ही सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। देख रहे हो एक एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कट तरीके से निकल रहा है।
तो हमें क्या याद रखना है, जब ये पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तब भारत में शासक कौन था, तो हमारा आंसर क्या होगा, अकबर। और जब वो पूछे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय शासक कौन था, तो हमारा आंसर हो जाएगा जहांगीर। इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए तो देखो अगला क्वेश्चन है बेटा, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? हम सबको पता है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित हुई थी। देखिए मैं आपको इसके बारे में एक थोड़ा सा विवाद फंसता है, वो मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं। हालांकि मैंने क्लास में बताया भी था कि जैसे ये मान लीजिए ये भारत है, ठीक है ना, तो अंग्रेज लोग जहांगीर के दरबार में आए और जहांगीर ने इन्हें पहली फैक्ट्री खोलने की परमिशन दी और इन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे। एक तो पुर्तगालियों ने रिपोर्ट कर दी थी कि साहब ये लोग गड़बड़ आदमी हैं, इन्हें फैक्ट्री ना खोलने दिया जाए। दूसरा, यहाँ के स्थानीय गुजराती व्यापारियों से अंग्रेजों का थोड़ा सा विवाद हो गया था। अतः क्या हुआ, इस फैक्ट्री का काम रुक गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये काम स्थापित नहीं, काम तो शुरू हो ही गया था। तब तक क्या हुआ, मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई। तो याद रखिए कि पहली फैक्ट्री स्थापित कहां की, लेकिन पहली फैक्ट्री प्रारंभ कौन सी हुई, नहीं समझे? जैसे मान लीजिए आप एक मकान जो है वो आगरा में बनवा रहे हो, ठीक है ना, और दूसरा मकान पहले आपने शुरू कर दिया जनवरी में, और आपने क्या किया, अप्रैल में दिल्ली में बनवाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आगे क्या हुआ कि आगरा वाले मकान पर एडीए जो है, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने स्टे लगा दी कुछ समय के लिए, क्योंकि उसे ऐसा इशू लग रहा था कि आपने नक्शा पास नहीं कराया या और बहुत सारे टेक्निकल्स प्रॉब्लम है, तो ये काम रुक गया। लेकिन दिल्ली वाला क्या हुआ, वो नॉर्मल तरीके से काम चलता रहा और ये आपका बनकर तैयार हो गया। तो आपसे सब जब पूछा जाएगा कि पहला मकान कौन सा बनवाना शुरू किया, पहला मकान का गृह प्रवेश किसका हुआ, ये सेम कॉन्सेप्ट है। बनाना शुरू किया सूरत, लेकिन प्रारंभ हो गया सबसे पहले मसूलीपट्टनम। इस चीज को याद रखोगे? तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? सूरत। समझ रहे मेरी बात को? इसमें तो खैर डेट ही दे दी है डायरेक्ट, है ना। चलिए आगे देखिए, आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित हुई थी? डिट्टो सेम क्वेश्चन है ना, कहां स्थापित हुई थी? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर आया? देखो पुर्तगालियों का युद्ध हुआ ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से, और अंग्रेजों ने अपनी सेना का नेतृत्व भेजा थॉमस बेस्ट था ना, इसलिए थॉमस बेस्ट के हाथों में भेजा, और स्वाली नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में थॉमस बेस्ट ने क्या किया, इन्हें पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो याद रखना, पुर्तगालियों को कौन हरा पाएगा? जो बेस्ट होगा। कौन हरा पाएगा? बेस्ट होगा। तो अंग्रेजों ने किसे भेजा? थॉमस बेस्ट को। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया, तो आपका आंसर होगा थॉमस बेस्ट। बिहार पीसीएस में 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन इसमें मजाक वाला नहीं है, एक एक क्वेश्चन आपकी जुबान पर होना चाहिए। सोते पे भी कोई ऐसे पूछ दे स्वाली, थॉमस बेस्ट, एकदम निकलना चाहिए आपके मुंह से। समझ रहे हो मेरी बात को? निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो आप सबको पता है कि सूरत में पहला, हालांकि ब्रिटिशर्स के अलावा फ्रांसीसियों ने भी सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, लेकिन फ्रांसीसी तो ब्रिटिशर्स के बहुत बाद में आए। तो यहां पर पूछ रहा है सबसे पहला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश हो जाएगा या अंग्रेज हो जाएगा। ब्रिटिश अंग्रेज एक ही बात है, ठीक है। अगला देखिए, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? बेटा ये अभी जस्ट हम लोग बहुत थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि 1613 में कहां? सूरत। गॉट इट? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थे? देखो भैया, इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे गलत करते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे क्या करते हैं? गलत करते हैं। देखो ये है भारत, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो ये आपका क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। और वो क्या पूछ रहा है? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी पूछ रहा है। तो वेस्ट में क्या है?
तो कौन सी होगी? सूरत आंसर होगा। समझ गए मेरी बात को? तो आंसर आपका क्या हो गया? सूरत हो गया। कोई दिक्कत? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया? आप सबको पता है कि बंबई पुर्तगालियों के पास था। बंबई किसके पास था? अभी पुर्तगालियों की राजकुमारी है कैथरीन ब्रिगेंजा, उसका विवाह हो रहा है चार्ल्स द्वितीय के साथ, जो कि ब्रिटेन का राजकुमार है। अब चार्ल्स द्वितीय के साथ जब कैथरीन का विवाह हुआ तो पुर्तगालियों ने क्या किया? भाई को कहा कि यार भाई ऐसा करो, तुमसे हमारी राजकुमारी का विवाह हो रहा है तो बंबई ले लो दहेज में। दहेज में बंबई दे दिया। अभी चार्ल्स को ये समझ में नहीं आया मैं बंबई का क्या करूं। भाई चार्ल्स तो वैसे ही चार्ल्स है, राजकुमार है, वो क्या करेगा बंबई का? तो उसने उठा के क्या किया? बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक में दे दिया। बोले तुम ऐसा करना यार, मुझे 10 पाउंड देते रहना और बंबई ले जाओ तुम, जिस तरीके से जो कुछ करना हो। तो कुल मिला के प्रश्न क्या बनता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंबई किससे प्राप्त किया? तो बंबई किससे प्राप्त किया? पुर्तगालियों से प्राप्त किया। डी आंसर इसका बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन नहीं निकलेगा अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हो। 4 वीडियो हैं थ्योरी के, चारों देख डालो, ध्यान से पढ़ डालो, नोट्स बना डालो वीडियो देख देख के, एक क्वेश्चन नहीं बचेगा। यहां से नहीं आएगा, कहीं और से आएगा, लेकिन आएगा तो उस थ्योरी में से ही। लगा डालो। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया? अब कहानी को सुनो। कहानी ऐसे होती है साहब, शासन चल रहा है अभी औरंगजेब का, और औरंगजेब ने अंग्रेजों को कुछ रियायतें दे रखी हैं, लेकिन यह बोल रखा है कि आप कोई भी किला निर्माण नहीं करोगे या फैक्ट्री को दुर्गीकृत नहीं करोगे। अभी यहां पर इधर मुगल हैं दिल्ली में, और ये बंगाल में हुगली में अंग्रेजों की क्या है? फैक्ट्री है। अंग्रेजों ने कहा इतनी दूर कौन देख रहा है, और इन्होंने क्या किया? बंगाल में अपनी फैक्ट्री को दुर्गीकृत करना प्रारंभ कर दिया। दुर्गीकृत का मतलब है उसके किनारे किनारे बहुत ऊंची ऊंची मजबूत दीवारें बनाना शुरू कर दिया। एक दिन औरंगजेब ने राउंड लगाया बंगाल में, क्योंकि बंगाल जो था उस समय भारत का सबसे पैसे वाला प्रांत था, सबसे ज्यादा पैसा बंगाल से आता था। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि बंगाल में उस समय 2 नदियों का क्षेत्र था, एक तो ब्रह्मपुत्र और ऊपर से इधर से गंगा, जिसके कारण बहुत बढ़िया खेती होती थी। आज भी आप देखो चावल के मामले में बंगाल एकदम, उसके बाद बंगाल के बंदरगाह से बहुत अच्छा व्यापार होता था। तो बंगाल बहुत धनी राज्य था उस समय। तो औरंगजेब की विजिट लग गई एक बार बंगाल में, और औरंगजेब बंगाल में जा रहा था, घूम रहा था, तभी उसे एक किला दिखाई दिया। तो औरंगजेब ने अपने मंत्री से पूछा ये किला किसका है? तो साहब पता करके आता हूं। और मंत्री को पता करके आया तो मंत्री ने बोला सर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किला निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। तो औरंगजेब ने पूछा क्या हमने इसकी इजाजत दी है? तो सेनापति या जो मंत्री था वो बोला नहीं सर, हमने तो कोई इजाजत नहीं दी है। अब औरंगजेब तो आपको पता है योग्य शासक है, शक्तिशाली भी है। औरंगजेब ने क्या किया? उस किले पर चढ़ाई कर दी और अंग्रेजों से कहा कि आपने बिना मेरी परमिशन के ये दुर्गीकृत करना कैसे प्रारंभ कर दिया? आप लोग बदतमीज हो रहे हो, और निकाल के सबको बाहर फेंक दिया। उस समय जो इनका इंचार्ज था सर जॉन चाइल्ड था, निकाल के फेंक दिया। और जानते कहां फेंक दिया? अंडमान निकोबार में एक द्वीप है बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप में फेंक दिया। बोलो बाबा यहां। अब अंग्रेज बहुत परेशान, क्या करें? फिर जाके जॉर्ज चार्नोक और जॉन चाइल्ड ये दोनों आए और औरंगजेब से माफी मांगी, और फिर जाके औरंगजेब ने इन्हें पुनः परमिशन दी बंगाल में आने की। तो ये प्रश्न होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से क्या किया गया? तो आप याद रखना चाइल्ड था, ये बच्चा था, है ना? तो इसी चाइल्ड ने क्या किया? इसी चाइल्ड को भगा दिया। तो चाइल्ड याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। गॉट इट? एक क्वेश्चन ये और पूछा जाता है कि बैरन द्वीप से किस अंग्रेज अधिकारी की सिफारिश पर औरंगजेब ने अंग्रेजों को पुनः बंगाल में प्रवेश करने की अनुमति दी? तो भी आंसर यही होगा। समझ गए आप मेरी बात को?
क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारी वजह से हम लोगों को भगाया गया, तो तुम ही जाओगे परमिशन लेने। तो ये बेचारा गया, इसने बहुत मिन्नतें मांगी और फिर औरंगजेब ने क्या किया, इसे परमिशन दे दी। तो ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया? कहाँ भेज दिया था? बैरन द्वीप में भेज दिया था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? आपको पता है फ्रांस और अंग्रेजों के बीच, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच जो युद्ध हुए उन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते। फोर्थ वीडियो में ये हम लोग आपको बताया। अब देखो, अंग्रेजों ने जो इस कर्नाटक युद्ध को प्रारंभ किया, युद्ध ऐसे तो प्रारंभ हो नहीं जाएगा। आप सड़क पे चल रहे हो, बेमतलब में तो किसी से आपकी लड़ाई हो नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं करोगे तो उसने ब्रेक मारी अपनी बाइक में, तुमने पीछे से ठेल दिया गया, तो उसने कि भैया देख के चलाओ, तुमने कि क्या है, उसने भी कह दी क्या है, तुम उतरे, तुमने दो उसके मारे, दो उसने मार दी, तुम्हें लड़ाई शुरू हो गई। तो ऐसे ही अंग्रेजों को भी लड़ाई शुरू करनी थी, तो कैसे करते? तो इन्होंने क्या किया, फ्रांसीसियों के जो जहाज थे उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया। तो इसका आंसर जो है वो ये रहेगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। आपसे पूछा जाए कि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स का युद्ध किस कारण से शुरू हुआ, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाजों को क्या कर लिया था, अपने नियंत्रण में ले लिया था, और यहीं से आंग्ल कर्नाटक युद्ध शुरू हो गए। कितने हुए थे? 3 हुए थे। पहले युद्ध की संधि कौन सी थी? एक्स-ला-सापेल की संधि थी, ठीक है ना। ये संधियां आपको याद करनी पड़ेंगी, एक एक संधि, कौन सा युद्ध किस संधि से रुका, कौन सा युद्ध किस सन में लड़ा गया, है ना, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अभी देखिए हम लोगों ने बताया, कर्नाटक युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। कोई दिक्कत? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों को अच्छे नहीं लगते, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। बच्चों को क्यों नहीं अच्छे लगते? क्योंकि ये बड़े होते हैं। जबकि मैं आपको सत्य बताऊं, ऐसा प्रश्न अगर आप एक सही करते हो तो आप 10,000 20,000 कैंडिडेट को पीछे छोड़ते हो। एक एक क्वेश्चन पे आप 10-10 हजार कैंडिडेट को पीछे छोड़ते हो। अब इसमें क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता बेटा। देखो, एक सूची इधर दे रखी है, एक सूची इधर दे रखी है, इसको इससे मिलाना है, और जब मिल जाए तो नीचे क्या करना है, ये देखना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखो, सबसे पहले हमें देखना है इसमें हमें कितना कितना आ रहा है। जैसे कि हमें पता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, और हम लोगों को पता है एक्स-ला-सापेल की संधि हुई थी, तो ये मिल गया इससे। पहली बात तो एक मिल गया ना, कभी कभार तो एक से ही आंसर निकल आता है। जैसे ए का चौथा, तो अब ये ए है, अब देखो लो, इसमें भी पहले से ही आंसर निकल गया। इसमें ए ऑप्शन में ए का पहला दिखा रहे हैं जो कि गलत है, बी ऑप्शन में ए का दूसरा दिखा रहे हैं जो गलत है, सी ऑप्शन में ए का चौथा दिखा रहे हैं जो सही है, और डी ऑप्शन में ए का तीसरा। तो अब हमें देखना ही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा 100%। लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं। आगे क्या है? तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो आपको पता है तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कोई निष्कर्ष निकला नहीं था, तो युद्ध जो था वो अनिर्णायक रहा था। और प्रथम मैसूर युद्ध हमें पता है कि अंग्रेजों को परास्त कर दिया था हैदर अली ने, ब्रिटिशर्स की हार। तो अब देख लो, ए का चौथा, ए का चौथा, बी का पहला, बी का पहला, सी का तीसरा, सी का तीसरा, डी का दूसरा, डी का, हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। समझ गए? ऐसे होते हैं ये ए बी सी डी जो है वो इसे दर्शा रहा है, ठीक है। ये 1 2 3 4 इसे दर्शा रहा है। स्मॉल ए बी सी डी आपके OMR सीट के आंसर को दर्शा रहा है। ये आंसर होगा तो सी लगाओगे, ये होता तो ए लगाते, ये होता तो बी लगाते, ये होता तो सी लगाते। ऐसे ये प्रश्न होते हैं, बड़ा इजी होते हैं। 1-2 बार आप अभ्यास करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अभी समझ गए आप? दोबारा से बताता हूं एक बार। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध कहां पूछा गया? UPPCS प्री 2016 में पूछा गया। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना? सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
आईएस का आ गया भाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति को आरंभ किया? आपको मैंने बताया था फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। डुप्ले पहला ऐसा यूरोपियन व्यक्ति था जिसने अपने लाभ के लिए भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा डुप्ले। समझ गए आप लोग मेरी बात? ऐसे यहां से याद कर लो, डुप्ले ये भारतीयों के आंतरिक मामलों में डूब जाता था, तो डुप्ले तो हो गया क्या? डुप्ले। आपसे कोई भी पूछे सबसे पहले भारतीयों के आंतरिक मामले में कौन घुसा? डुप्ले। आईएएस में पूछा गया, देखिए फिर आईएएस वाला एक क्वेश्चन आ गया, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया? आपको पता है कि फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स इन दोनों ने पहला कारखाना सूरत में ही लगाया था। फ्रांसीसियों का भी पहला कारखाना सूरत था और ब्रिटिशर्स का भी पहला कारखाना क्या था? सूरत था। गॉट इट? भूलोगे तो नहीं? मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज के समय में फ्रांस को सुरा और सुंदरी का देश कहते हैं। सुरा और सुंदरी का देश कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रांस में सबसे ज्यादा शराब बनती है। ठीक है ना? जितने भी शराब के अच्छे ब्रांड है वो सब फ्रांस में ही बनते हैं। शैंपेन आपने सुना है ना? तो फ्रांस में ही एक स्थान है, फ्रांस के निकट शैंपेन, वहां पे बनती है ये शराब। ठीक है ना? तो सुरा क्यों कहते हैं? सुरा माने होता है शराब, क्योंकि सबसे ज्यादा शराब बनती है। सुंदरी क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक आइटम्स भी जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं? फ्रांस में बनते हैं। जो महिलाएं जो दुकान पे जाती हैं, भाई ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो, ये सब बहुत ज़्यादा जो ब्रांडेड होता है वो सब कहाँ बनता है? फ्रांस में। तो आपसे कभी ऐसे पूछा जाए कि सुरा और सुंदरी का देश कौन सा है? फ्रांस है। ठीक है ना? हाँ, तो क्या हुआ कि इनका पहला कारखाना फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। अब देखो ये शासक का नाम पूछ रहा है। अपन सबको पता है लुई 14वां था जिसका मंत्री था कोलवर्ट, और मंत्री की सिफारिश पर लुई 14वें ने क्या दिया था? परमिशन दिया था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने के लिए। तो हमारा पहला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि लुई 14वें के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी। मंत्री कौन था? कोलवर्ट था इसका मंत्री। निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? देखिए यही क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, किसे माना जाता है? कोलवर्ट को माना जाता है या कॉलवर्ट को माना जाता है। ठीक है? सारे के सारे प्रश्न आपको एक बार में वीडियो देख के याद हो जाएंगे। ध्यान से अगर पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल क्यों रहे थे? देखिए दक्कन का मतलब होता है दक्षिण में, ठीक है ना, इस क्षेत्र में। यहां पर फ्रांसीसी शक्ति स्थापित करने में आपको पता है असफल रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था कर्नाटक युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में। ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन जो है वो है डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, ये तो गलत हो गया भाई। डुप्ले तो योग्य था, टैलेंटेड था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ये तो बात ठीक है, लेकिन फ्रांसीसियों की भी सेना शक्तिशाली थी। तो इसे अभी अपन लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा डाउट में रखेंगे, देखते हैं आगे कोई इससे अच्छा ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, ये भी कोई बहुत जेन्युइन रीजन नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय तो ब्रिटिशर्स को भी पसंद नहीं करते थे। पांडिचेरी सामयिक केंद्र था। देखिए भाई यही जो है वो ज़्यादा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वो दक्कन में इसलिए शक्ति स्थापित नहीं कर पाए क्योंकि अंग्रेजों ने पांडिचेरी और मद्रास में अपना हेडक्वार्टर ही बना रखा था। अब एक चीज़ बताइए कि मेरा हेडक्वार्टर ही यहाँ पर बना है, तो यहाँ पर मैं किसी दूसरे को स्थापित होने दूंगा? नहीं होने दूंगा। ठीक है ना? तो सबसे अच्छा पॉइंट जो है वो यही है डी, कि उस समय पांडिचेरी जो था वो सामयिक केंद्र था किसका? अंग्रेजों का। ठीक है? इस बात को आप समझ गए? हाँ देखिए कितना बढ़िया प्रश्न आ गया। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अब वो ये कह रहा है कि ये जो 4 यूरोपीय कंपनियां हैं, इन्हें ये कब कब आई, इनके क्रम से लगा दो आप, और इसमें से देख लो कौन सा क्रम सही है। तो अपन को पता है कि P, D, B, F। पहला P से बना पुर्तगाल,
डी से बना, बी से बना और एफ से बना। यही तो 4 दिए। अब सबसे पहला है पुर्तगाली, तो पुर्तगालियों का नंबर है चौथा, तो मतलब अपना पहला आंसर होना चाहिए चौथा। दूसरा है डच, डचों का नंबर है दूसरा, तो अपना दूसरा क्रमांक पे 2 होना चाहिए। तीसरे पे है ब्रिटिश, ब्रिटिश का है अंग्रेज नंबर 1 पे, तो इसके बाद अपना नंबर 1 होना चाहिए। चौथे पे फ्रांसीसी नंबर 3 पे, यानी कि 4 2 1 3 वाला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। इसमें देखिए ये तो गलत हो गया, 4 2 1 3 ये सही हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। पी डी बी एफ, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच। समझ पा रहे हो आप इस बात को? देख रहे हो कितने शानदार प्रश्न आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो एक भी प्रश्न, एक आध भूल जाओगे, वो तो मानव का स्वभाव होता है भूलना, लेकिन ज्यादातर प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना? यूपी आरओ एआरओ 2016, मजे का क्वेश्चन है भाई ये। चलो, तो इसमें क्या है, एक तरफ तो नाम दिए गए हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, डेनिश, ठीक है। ये एक तरफ दिए गए हैं स्थान, क्षेत्र, और दूसरी तरफ दिए गए हैं कि किस कंपनी ने इन्हें अपने अधीन रखा था या ये किस कंपनी के अधीन थे। तो अपन को एक चीज तो पता है कि गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, तो पुर्तगाली पर अपन लगा देते हैं गोवा। अब पहले देखते हैं क्या इस एक क्वेश्चन से ही हमारा आंसर निकलेगा। बी का तीसरा, बी का देखिए केवल इसमें तीसरा है, बाकी किसी में तीसरा है ही नहीं। आंसर यहीं से निकल गया, ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन अपन आगे भी कर लेते हैं। आगे ये है कि पांडिचेरी, हमको पता है कि फ्रेंचों का कब्जा रहा पांडिचेरी पर, ठीक है ना। उसके बाद हमें पता है ट्रैंकोबार, ट्रैंकोबार, ठीक है ना। ट्रैंकोबार पे हमें पता है डेनिश रहे थे और मद्रास में डच रहे थे। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन जो है वो ए सही है। ऐसे प्रश्न बड़ा सरल होते हैं बेटा, बस हमें एक क्लू आना चाहिए। आपने देखा इससे पहले भी ऐसा प्रश्न आया था, एक ही पर निकल गया, ये आया, ये भी एक ही पे। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि 3 तक पे नहीं निकलता है। इसलिए हमें समझना तो सब है, याद तो सब करना है, फिर वो पेपर में हम देखेंगे हमारी किस्मत कितना काम करती है। ठीक है ना। तो दोबारा से देखिए एक बार, पांडिचेरी किसने अपना कब्जा बना रखा था? गोवा, ट्रैंकोबार और मद्रास। तो ए का 2, ए का 2, बी का 3, बी का 3, सी का 4, सी का 1, डी का 1। आंसर ए सही। ठीक है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ। आपको पता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो इसने अफीम, सोरा, आपका रेशम, इन सारी चीजों में भी व्यापार किया। और बिहार में सबसे बढ़िया इन लोगों को क्या मिलता था? सोरा और अफीम मिलता था। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा बिहार। ये आप याद कर लीजिए कि बिहार में इन्हें सर्वोत्तम किस्म का सोरा और क्या मिलता था? अफीम मिलता था। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? आप देख रहे हो डिट्टो वही क्वेश्चन, उसी का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर बना दिया, आंसर हो गया बिहार। ठीक है ना। अब देखो ये पूछा भी तो बिहार पीसीएस में गया है नहीं। आईएएस का आ गया प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो पीडीबीएफ, पीडीबीएफ। अब ये क्या पूछ रहा है? सबसे बाद में कौन से आए? सबसे बाद में ये आए, तो इनका क्या मतलब है? फ्रेंच। सी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है भाई? एक बार बताओ, क्लियर है? यस सर। अभी टेस्ट और लूंगा तब पता चलेगा क्लियर है कि नहीं है। अभी तो सबको क्लियर हो रहा है एक बार में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ठीक है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, ठीक है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ठीक है। ये तीन हम लोगों को क्या दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है, मृदा यानी कि मिट्टी के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, मतलब भूमि का जो टैक्स लिया जाता था, रेवेन्यू लिया जाता था, वो जिसकी उपजाऊ भूमि होती थी उससे ज्यादा लिया जाता था, जिसकी उपजाऊ भूमि नहीं होती थी उससे कम लिया जाता था। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, मतलब युद्ध के लिए तोपों का उपयोग। तीसरा कह रहा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ठीक है। अब नीचे क्या कह रहा है, उपरोक्त में से कौन सी से अंग्रेजों की भारत को देन है, मतलब इनमें से कौन कौन सी चीजें अंग्रेजों के लिए सही बैठ रही हैं कि अंग्रेजों ने भारत में स्टार्ट की। जैसे मैं आपको फिर अब दोबारा समझाता हूं। ये कह रहा है क्या अंग्रेजों ने मृदा के स्वरूप के आधार पर तथा उपज के गुणों के आधार पर राजस्व वसूला था? नहीं भैया, ये राजस्व सबसे बराबर लेते थे, चाहे तुम्हारी फसल ज्यादा हो चाहे तुम्हारी फसल ना हो। समझ गए मेरी बात को? मतलब इनने अगर लगान तुमसे तय कर दिया 1000 रुपया, तो ये तुमसे 1000 रुपया लेंगे, चाहे तुम्हारी फसल जो है वो 300 रुपए की पैदा हो, ये तुमसे 1000 रुपया लेंगे। तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। भैया युद्ध में चलती फिरती तोपों को सबसे पहले मुगल लाया था, बाबर लाया था, अंग्रेज नहीं लाए। गॉट इट? तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, अपन को पता पुर्तगाली लाए। तंबाकू को और लाल मिर्च की खेती को कौन लाए? पुर्तगाली लाए। तो ये भी गलत हो गया। अब तो एक भी सही नहीं हो रहा। हाँ देखिए, डी ऑप्शन है कोई भी नहीं। कॉन्सेप्ट पढ़ते रहोगे प्रश्न निकलते रहेंगे, और नहीं पढ़ते रहोगे तब भी निकलते रहेंगे, तब हाथ से निकलते रहेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? पढ़ते रहोगे तो कलम से निकलते रहेंगे, और नहीं पढ़ते रहोगे तो हाथ से निकलते रहेंगे। यानी कि आज हम लोगों को यह पता चल गया कि सार्वभौम सत्य यह है कि प्रश्न निकलते, समझ रहे हो? फिर से एक बार देखते हैं। उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व मूल्यांकन क्या अंग्रेजों ने किया था? नहीं किया था। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग अंग्रेजों ने किया था? नहीं किया था। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती का प्रयोग अंग्रेजों ने किया था? नहीं किया था। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? अब किसने किसने किया था? तो देखिए, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व भारत सरकार आज की डेट में कर रही है। जिसकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा उससे कुछ टैक्स लिया जाता है, जिसकी इनकम 20 लाख से ज़्यादा उससे कुछ और टैक्स लिया जाता है, जिसकी इनकम 30 लाख से ज़्यादा है उससे कुछ और टैक्स लिया जाता है। मतलब जितनी आपकी इनकम उतना आपसे टैक्स। 5 लाख से नीचे वाले टैक्स फ्री, ठीक है। चलती फिरती तोप मुगल लाए, तंबाकू और लाल मिर्च पुर्तगाली लाए। क्लियर हो गया? किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। मतलब एक व्यक्ति था जिसने कंपनी के बारे में कहा कि यार हम मानते हैं कि कंपनी गलत है, लेकिन ये एक ऐसी व्यवस्था का अंग है जहां सब कुछ गलत है। तो आप कैसे कह सकते हो कंपनी गलत है? यानी कि किस व्यक्ति ने यह कहा था कि कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? तो मैकाले नामक एक विद्वान थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह बात कही थी। आंसर हो गया हमारा जीवी मैकाले। गॉट इट? कंपनी एक असंगत है, लेकिन यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। देखिए, सारे क्वेश्चन हो गए हैं आपके। आज आप बेहतरीन तरीके से इसे पढ़िए। एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। 1-2 दिन में हम लोग टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट में देखिएगा आप लोग कितने नंबर आते हैं आपके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बंगाल। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज जो आपको मैंने पढ़ाया वो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा और आपको बहुत समझ में आया होगा। और अगर आपको वास्तव में हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको ऐसे वीडियो दिन प्रतिदिन चाहिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको चाहिए, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।